नमस्कार, मैं हूं राम किंकर। हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर अपने वरिष्ठ सहयोगी प्रेमचंद मिश्रा के साथ। देखिए, राजनीति में अक्सर होता है कि जब भी कोर्ट के फैसले आते हैं, किसी भी कोर्ट के फैसले का अलग अलग राजनीतिक पार्टी अपने अपने तरीके से एक्सप्लेनेशन करती है और वो एक्सप्लेनेशन इस बात पर निर्भर करता है कि उस अमुख जो जजमेंट है उससे उसे किस तरह का फायदा लेना है, कितना फायदा लेना है और किस वर्ग को प्रभावित करना है। कुछ ऐसा ही हुआ दिल्ली नगर निगम में, जब जुडिशियल कमेटी, सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल कमेटी ने यह साफ कर दिया कि 2017-18 में जो भी संपत्ति सील हुई थी अब डी सील होगी। लेकिन कम से कम 3 से 4 दिन का वक्त हो गया है, अभी तक तो एक भी ऐसी प्रॉपर्टी सामने नहीं आई जिसका डी सील का विवरण कम से कम दिल्ली नगर निगम की तरफ से दिया गया हो। लेकिन आपने साफ तौर पर देखा और हमने खुद जो है राम कहानी में आपको साफ तौर पर दिखाया कि किस तरह से जैसे ही जुडिशियल कमेटी ने यह साफ किया, अचानक से विशेष सदन की बैठक बुलाई गई और ये कहा गया कि अब तो सारी संपत्तियां डीसील होंगी और प्रस्ताव भी किए गए, 2-2 प्रस्ताव पास किए गए। तो बीजेपी ने कहा पीछे रहने वाली, उसने ये कहा कि ये तो सब कुछ होना ही था, यह सुप्रीम कोर्ट का क्रेडिट लेने जैसी बात है। तो ये सब पुरानी बातें मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा, लेकिन अब नेताओं ने, पार्टियों ने अपना काम कर लिया। अब दरअसल काम करने की बारी है अधिकारियों की। और यकीन मानिए, जब ये पड़ाव पूरा हो जाएगा तब जाकर के संपत्तियों के डी सील का रास्ता पूरी तरह से खुलेगा। लेकिन अभी भी इसमें वक्त बाकी है। वक्त इसलिए क्योंकि जो दिल्ली नगर निगम है उसके तमाम अधिकारी, जुडिशियल कमेटी का ये जो आदेश है या यूं कहें जो डी सीलिंग के खोलने का जो पूरा का पूरा ब्यौरा है वो अभी अध्ययन कर रही है, पढ़ रही है। अब साफ तौर पर सवाल ही उठता है कि आखिरकार कौन सा अधिकारी होगा जो इस डी सील के लिए नोडल ऑफिसर जैसा होगा या फिर उत्तरदायी होगा। सबसे बड़ी बात, कैसे डी सीलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, किस तरह से लोग आवेदन करेंगे, कहां कहां आवेदन करेंगे, कौन सा अधिकारी इस पूरे मामले में जाकर क्या क्या जानकारी जुटाएगा, जो एफएआर निर्धारित होगा वह कितना होगा, और अमूमन जो टैक्सेस लिए जाने हैं और जो निर्माण कार्य जो वायलेशन हुआ था उसको दरकिनार करके एफएआर किस बाबत या किस स्तर पर डिसाइड किया जाएगा। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ मिलेगा तब जब अधिकारी इस पूरे ब्यौरे को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। और पढ़ने के बाद जाहिर सी बात है एक गाइडलाइन बनानी पड़ेगी जिसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहेंगे और उसके तहत ही ये जो संपत्तियां हैं उसकी डी सीलिंग शुरू हो जाएगी। तो अगर इन सारे चीज़ों को हम एक साथ रख लें तो मान लेते हैं एक आध हफ्ते बाद ही कुछ साफ हो पाएगा। लेकिन साफ है कि आखिरकार यो एसओपी कैसे होगी, कौन अधिकारी इस पूरे मामले की देखरेख करेगा, ये तय किया जाना बाकी है। और उसके बाद ही डी सीलिंग का रास्ता जो है वह अभी थोड़ा दूर लग रहा है। तो अभी कुछ दिन का वक्त है, लेकिन राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है कभी भी, और किसी भी तरह के बातें हो सकती हैं। तो सवाल यही है कि जो आम जन है, यानी जो वाकई में जिनकी संपत्ति 2017-18 में डी सील हुई थी, उस वक्त तय मानकों का वायलेशन करने पर डी सील हुई थी और लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में पहले और दूसरे फ्लोर डी सील हुए थे, वह सब खुलने का रास्ता अभी थोड़ा बाकी है, अभी और समय लगेगा। और अब नेताओं का तो आपने देख लिया, अधिकारियों का की बारी अब है। और मुझे लगता है जब ये अधिकारियों का ये वाला रास्ता या ये वाला हर्डल पूरा हो जाएगा तब उन लोगों को बहुत राहत मिलने वाली है जिनकी संपत्ति 2017-18 में लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस के तहत डी सील हो गई थी। तो अगर बेसमेंट में कॉमर्शियल चल रहा था तो जाहिर तौर पर एफआईआर देना पड़ेगा। बेसमेंट का सिर्फ इस्तेमाल जो है स्टोरेज के तौर पर हो रहा था तो जाहिर सी बात है कि कुछ नहीं करना होगा। और साफ है कि अभी एसओपी बनने वाली है, उससे पहले मैं कम से कम ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकता। एक बार एसओपी बनेगी, मैं खुद उसका अध्ययन करूँगा, फिर आपके सामने एक एक करके उन डिटेल्स को ला सकता हूँ, तब आपको पता चल पाएगा कि आखिरकार क्या कुछ होने जा रहा है। लेकिन इतना तो तय है कि डी सील का जो रास्ता है वो अभी उसमें वक्त बाकी है। तो इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।